जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब क्लासेस में। मैं आज आप सभी को बता देना चाहता हूं कि हम बिहार दरोगा की जो PYQ क्लास है उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। बीच में रिज्यूम हो गई थी ड्यू टू रिपब्लिक डे। अब इस क्लासेस को मैं रिज्यूम कर रहा हूं। ठीक है, आपको ये क्लासेस जैसे पहले मिल रही थी वैसे ही रेगुलर मिलती रहेंगी। चलिए आज के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले 20 क्लासेस हो चुकी हैं तो आप उसे फॉलो कर लीजिएगा। जितने भी PYQ हैं सारे मैं कंप्लीट करा दूंगा आपका नोटिफिकेशन आने से पहले। उपभोक्ताओं को के जिस आधार के तहत वस्तुओं और सेवाओं के विनिर्माता द्वारा पैकेजिंग पर सूचना दर्शाई जाती है वह क्या है? सूचना का अधिकार, चयन करने का अधिकार, निवारण करने का अधिकार या प्रतिनिधित्व करने का अधिकार। तो ये आपका क्या है? सूचना का अधिकार। ठीक है। उपभोक्ताओं के जिस आधार के तहत वस्तुओं और सेवाओं के विनिर्माता द्वारा पैकेजिंग पर जो सूचना आपने देखा होगा इन्फॉर्मेशन दिया जाता है, ये आपका क्यों दिया जाता है? कि उपभोक्ताओं को भी जानकारी प्राप्त हो। अगर कोई वस्तु खरीदोगे तो उसके पैकेट पर कुछ खास जानकारियां आपको मिलेंगी, जैसे एक्सपायरी डेट लिखा रहता है, MRP लिखा रहता है और आपके वस्तुओं के अवयव लिखे रहते हैं, कितना वेट है, मूल्य लिखा रहता है, बैच संख्या, निर्माण की तारीख, खराब होने की अंतिम तिथि, वस्तु बनाने वाले जो उसके सामग्री होते हैं उसके बारे में लिखा रहता है। ये इसलिए क्योंकि उपभोक्ता जिन वस्तुओं और सेवाओं को खरीदता है उसे उसकी सूचना प्राप्त हो। क्यों? क्योंकि ये उसका अधिकार है। क्लियर? किसी भी उपभोक्ता को किसी सेवा को प्राप्त करता है, चाहे वह किसी भी आयु, लिंग का हो या किसी भी तरह का सेवा प्राप्त करता हो, उसको सेवा प्राप्त करते हुए हमेशा चुनने का अधिकार होगा। ठीक, जैसे आप एक दंत मंजन खरीदने जाते हैं और दुकानदार कहता है कि वह केवल दंत मंजन तभी बेचेगा जब आप दंत मंजन के साथ एक ब्रश भी खरीदेंगे। तो अगर आप ब्रश खरीदने के इच्छुक नहीं हैं तब आप अपने चुनने का अधिकार का उल्लंघन हुआ है। क्यों? क्योंकि आपको वह ज़बरदस्ती बेच रहा है, तो इसीलिए वह क्या है? आपके चुनने के अधिकार का क्या हो रहा है? वहाँ उल्लंघन हो रहा है। क्यों? क्योंकि आपको ये इसके साथ ये भी दे रहा है जबकि ये हमारे राइट्स में नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे किस चीज़ की बात की गई है? सूचना के अधिकार की बात की गई है। तो ये चीज़ आप समझ लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बायोलॉजी का क्वेश्चन है, अभिनेत्र लेंस की वक्रता स्थानांतरित की जा सकती है। अभिनेत्र लेंस की जो वक्रता होती है वह आपकी स्थानांतरित की जा सकती है। किसके द्वारा? तो ये आपका पेशियों द्वारा, पक्ष या भी पेशियों के द्वारा अभियंत्र लेंस की वक्रता पक्ष या भी पेशियों द्वारा वक्रत या रूपांतरित की जा सकती है। ठीक है, तो जो बच्चे हिंदी में पढ़ते हैं कृपया करके इस डायग्राम को अच्छे से देख लें। ठीक है, और समझ लीजिएगा, क्योंकि बायोलॉजी कुछ बच्चे इंग्लिश में पढ़ते हैं, कुछ हिंदी में पढ़ते हैं। हिंदी में दिया हुआ तो मैं इस चीज़ों को दिखा दे रहा हूँ। पुतली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। दृष्टि पटल जिसे रेटिना कहते हैं, ये वस्तुओं का प्रतिबिंब हमेशा रेटिना पर बनाता है। नेत्र लेंस अपनी फोकस दूरी को कम या ज़्यादा कर सकती है। पश्चामी पेशियां जिसे हम सिलेरी मसल्स कहते हैं, वस्तु दूर होगी तो फोकस दूरी f अधिक होगा, वस्तु पास होगी तो लेंस फोकस दूरी कम कर लेगा। और ये सभी कार्य आपका सिलेरी मसल्स या फिर पक्षभावी पेशियों द्वारा किया जाता है। तो पक्षभावी पेशियों द्वारा आपका सिलेरी मसल्स के द्वारा ये फोकस जो है कम बेसी ये किया जाता है। क्लियर? राष्ट्रपति राज्यसभा में डैश सदस्य मनोनीत कर सकते हैं। तो कितने सदस्य? 12 सदस्य। और अभी इसमें कुछ चेंजेस भी की गए हैं तो ये चीज़ थोड़ा ध्यान दीजिएगा। राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं। संविधान का अनुच्छेद 80 राज्यसभा की संरचना का प्रावधान करता है और संविधान के अनुच्छेद 80 के भाग 3 के तहत राष्ट्रपति जी के द्वारा साहित्य में, विज्ञान में, कला में और समाज सेवा, टोटल कितने? 4 क्षेत्र में विशेष ज्ञान रखने वाले 12 सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है। किस अनुच्छेद के तहत? 80 के भाग 3 के तहत। क्लियर? और
अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के संरचना का प्रावधान दिया गया है। राष्ट्रपति जी के द्वारा राज्यसभा में विभिन्न क्षेत्र में ख्याति प्राप्त 12 व्यक्तियों के मनोयोग की अवधारणा आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। तो ये हमने कहाँ से लिया है? आयरलैंड से इस चीज को लिया है। राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य होते हैं, परंतु वर्तमान में इसकी संख्या 245 है। राज्य विशेष की जनसंख्या के आधार पर किसी राज्य में आने वाले सदस्यों की संख्या निर्धारण होता है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सदस्यों की जो सीटें हैं उसकी संख्या कितनी है? सबसे ज़्यादा सर्वाधिक है। कितनी है? 31। तो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 31 है, सर्वाधिक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 83 के क्लॉज 1 के अनुसार राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, अर्थात इसका विघटन नहीं होता, ये कभी आपकी बंद नहीं होती। अब भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, जो अनुच्छेद 89 में आपका दिया गया है। क्लियर? बाकी ये पुराना, हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश जो जनगणना 2011 में साक्षरता दर में तीसरा सर्वाधिक मान रखता है, क्या था? भारत का राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश जो जनगणना 2011 में साक्षरता दर में तीसरा सर्वाधिक मान रखता है, वो कौन सा है? मिजोरम है। भारत का राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश जो 2011 के साक्षरता दर में तीसरा सर्वाधिक मान रखता है, वह हमारा मिजोरम है। सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत के हिसाब से अगर हम बात करें जनगणना 2011 के अनुसार, तो पहला राज्य आपका केरल है, दूसरा लक्षद्वीप, तीसरा मिजोरम, चौथा गोवा, पांचवा त्रिपुरा। यहाँ पर स्टेट और आपका यूनियन टेरिटरी दोनों को मिक्स करके बताया जा रहा है। क्लियर? और अगर हम न्यूनतम साक्षरता प्रतिशत वाले राज्यों की बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार, तो बिहार पहले स्थान पे है 61.8%, दूसरे स्थान पर अरुणाचल प्रदेश 65%, तीसरे पे राजस्थान 66%, चौथे पे झारखंड 66.4% और आंध्र प्रदेश तेलंगाना सहित 67%। क्लियर? नंबर 1 पे केरल है, 2 पे लक्षद्वीप और बिहार आपका बॉटम से है। वैसे बिहार अभी बीपीएससी की एग्जामिनेशन ले रहा है ट्री की, जिसमें टीचर्स की भर्ती हो रही है, तो आई होप जो अगला सेंसस आए उसमें रिपोर्ट हमें अच्छी देखने को मिले। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाला केंद्र शासित प्रदेश आपका लक्षद्वीप है और दूसरे स्थान पर दमन एवं दीव है। जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम साक्षरता प्रतिशत वाला केंद्र शासित प्रदेश आपका दादर एवं नगर हवेली है 76.2 और द्वितीय स्थान पर अच्छाई में पहला लक्षद्वीप और द्वितीय दमन एंड दीव। ठीक है? और दादर एंड नगर हवेली आपका केंद्र शासित प्रदेश में सबसे न्यूनतम है साक्षरता प्रतिशत वाले में। ठीक है? एक परीक्षा में किसी विद्यार्थी को, ये आपका मैथ का क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप देख लीजिएगा और हल करके आंसर भी यहाँ पे है तो आप देख लीजिएगा। ठीक है? क्योंकि मैथ और रीजनिंग की क्लासेस मैं अलग से लूँगा तो उसको मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं करना चाहता। मैं इसमें सिर्फ आपका PYQ GS पार्ट कराना चाहता हूँ, क्योंकि मैथ और रीजनिंग की क्लासेस भी आपकी होंगी। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया में भाग नहीं लेता है? आप बताइए कि राष्ट्रपति जी के महाभियोग की जो प्रक्रिया होती है उनमें से कौन है जो भाग नहीं लेता है? संसद के किसी भी सदन के मनोनीत सदस्य, संसद के किसी भी सदन के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभा के निर्वाचित और दिल्ली और पुडुचेरी संघ विधानसभा के। तो देखिए, संसद के सदस्य तो भाग लेंगे, यहाँ बोला कौन सा नहीं लेंगे, तो राज्य विधानसभा के नहीं लेते हैं, तो ऑप्शन 3 और दिल्ली ऑप्शन सी। दिल्ली एवं पुडुचेरी राज्य के क्षेत्र के विधानसभा के तो लेते ही नहीं है, तो ये दोनों तो ऐसे ही गलत, तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अब थोड़ा इसके बारे में चीज़ों को समझते हैं। राष्ट्रपति का महाभियोग की जो प्रक्रिया है
उसमें राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य तथा दिल्ली एवं पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्र के विधानसभा निर्वाचित सदस्य भाग नहीं लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति द्वारा संविधान का अतिक्रमण करने पर संसद को ये शक्ति है कि महाभियोग की प्रक्रिया राष्ट्रपति को हटा सकती है। अनुच्छेद 61 के तहत आप राष्ट्रपति जी को हटा सकते हैं। महाभियोग की जो प्रक्रिया है वह संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों के अलावा जो मनोनीत सदस्य होते हैं दोनों सदनों के, वह भी भाग ले सकते हैं। राज्य विधानसभा तथा दिल्ली के पुडुचेरी के विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग नहीं ले सकते। भले ही राष्ट्रपति निर्वाचन में से सदस्य भाग लेते हैं। महाभियोग एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। क्लियर। बाकी राष्ट्रपति के महाभियोग की जो प्रक्रिया है वह संसद के किसी भी सदन में शुरू की जा सकती है। महाभियोग का आरोप संसद के किसी भी सदन से लगाया जा सकता है, लेकिन ऐसा करने के लिए राष्ट्रपति को 14 दिन पहले पूर्व आपको नोटिस देना होता है और ये नोटिस सदन की कुल सदस्यों की संख्या से कम 1/4 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित होनी चाहिए। तो 14 दिन पहले आप नोटिस दीजिए और 1/4 सदस्य उस पर साइन करने चाहिए। संसद के जिस भी सदन में यह आरोप लगाया जाता है उसमें सदन की कुल सदस्य संख्या का 2/3 बहुमत से संकल्प पारित कर अगले सदन में भेजा जाता है। सदन का जो दूसरा, जैसे मान लीजिए आपने लोकसभा में ये आरोप लाया कि राष्ट्रपति जी को हटाना है, तो 2/3 बहुमत से उसे पास कराना पड़ेगा। फिर राज्यसभा में जाएगा तो इन आरोपों की जांच कर सही पाने पर इस प्रस्ताव को भी अगर कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से, अगर राज्यसभा में भी 2/3 बहुमत से अगर ये पास कर दिया जाता है तो ये महाभियोग की प्रक्रिया पूर्ण मानी जाती है और इसके पश्चात राष्ट्रपति जी को पद से हटाया जा सकता है। महाभियोग की प्रक्रिया के दौरान राष्ट्रपति को इसमें उपस्थित होने के तथा अन्य प्रतिनिधित्व भेजने का अधिकार होता है, अपना प्रतिनिधित्व। और अभी तक भारत में किसी भी राष्ट्रपति को महाभियोग से नहीं लाया गया है। ठीक है, चलिए बात करते हैं एकरा राजधानी है कहाँ की। एकरा राजधानी है कहाँ की? घाना की। ठीक है, तो एकरा आपकी कहाँ की राजधानी है? घाना की। बाकी यहाँ पे कुछ और देश हैं उनकी राजधानी के बारे में दिया गया है, तो इन चीज़ों को थोड़ा देख लेते हैं। सेनेगल राजधानी क्या है? डकार। ट्यूनिसिया ट्यूनिस। युगांडा कंपाला। अंगोला लुआंडा। अल्जीरिया अल्जियस। मोजम्बिको मुपुतो। नाम्बिया विंडहॉक। नाइजर नियामी। नाइजीरिया अबूजा। सेलेक्स विक्टोरिया। इथियोपिया आदिस अबाबा। बोत्सवाना कैबरॉन। बाकी माली का बमाको और दक्षिण सूडान का जूबा। निम्नलिखित में से किस संगठन ने हाल ही में ऑपरेशन गरुड़ चलाया है? तो ऑपरेशन गरुड़ किसने चलाया है? सीबीआई के द्वारा ये चलाया गया था ऑपरेशन गरुड़। ये आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है यहाँ पर, एक दूरदर्शी ने अधनिश्य उथल लेंस के स्थान पर प्रवलय दर्पण का उपयोग क्यों लाभकारी है? सबसे अधिक सही उत्तर चुनें। अगर एक दूरदर्शी में अभिदृश्य उत्तल लेंस के स्थान पर परवलय दर्पण लेंस का उपयोग क्यों लाभकारी होता है? आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन को पढ़ लीजिए, बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। तो यहाँ देखिए आप, ये आपका फोकल लेंथ है। फोकल लेंथ हाइपरबॉलिक सेकेंडरी मेमोरी। तो पहले समझ लेते हैं। दूरदर्शनिक में अभिदिशक लेंस के स्थान पर अवलक दर्पण का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह वस्तु से आने वाली जो प्रकाश की बड़ी मात्रा है उसे एकत्रित करता है और यह दूर वस्तु को अधिक तीव्र और स्पष्ट छवि बनाती है। इसीलिए हम आपका
अभिदर्शक लेंस के स्थान पर अवतलक दर्पण का प्रयोग करते हैं। बलवंत राय मेहता कमेटी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका पंचायती राज से संबंधित है। बलवंत राय मेहता कमेटी, याद रखिएगा, मैंने PYQ में करवाया है, 2 बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, पंचायत राज समिति से ये संबंधित है। चलिए कुछ इससे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। बलवंत राय मेहता कमेटी पंचायती राज से संबंधित है। बलवंत राय मेहता समिति का गठन 1957 में योजना आयोग, अब उसे नीति आयोग, द्वारा सामुदायिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम के अध्ययन गठित किया गया था। नवंबर 1957 में समिति ने इसे अपनी रिपोर्ट सौंपी थी और इसी समिति ने पंचायती राज व्यवस्था का त्रिस्तरीय ढांचा बनाया था। किसने? बलवंत राय मेहता कमेटी ने। गठन 1957। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, खंड या ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति, जिला स्तर पर जिला परिषद। तो ये 3 स्तरीय जो ढांचा था ये बलवंत राय समिति ने अपनी रिपोर्ट में सौंपा था। 1958 में राष्ट्रीय विकास परिषद ने बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया। कब स्वीकार किया? 1958 में। ठीक है। 2 अक्टूबर 1959 को नागौर जिले राजस्थान में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा देश में पहली त्रिस्तरीय पंचायत समिति का उद्घाटन किया गया। तो जो प्रधानमंत्री जी थे उस टाइम पे जवाहरलाल नेहरू जी, इन्होंने त्रिस्तरीय पंचायत समिति का उद्घाटन कहाँ पे किया था? आपके नागौर जिले में, राजस्थान में। तदुपरांत 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश के महबूबनगर जिले में सादनगर विकासखंड में इसे शुरू किया गया। तो स्टार्ट कहाँ किया गया था? आंध्र प्रदेश में। और अनाउंस कहाँ किया गया था? आपका उद्घाटन राजस्थान में। और आंध्र प्रदेश में इसको क्या किया गया था? शुरू किया गया था। क्लियर? मौलिक अधिकार का संविधान के भाग 3, मौलिक अधिकार का संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 तक उल्लेख है और इसे संविधान से लिया गया है। कहाँ से? संयुक्त राष्ट्र आपका अमेरिका। ठीक है। और भारत में जो भारत का संविधान का भाग 3 है उसे हम भारत का मैग्ना कार्टा की भी संज्ञा देते हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत के संविधान का भाग जो 3 है उसे हम भारत का मैग्ना कार्टा कहते हैं। मूल कर्तव्य को सरदार सरवण सिंह समिति के नेतृत्व में गठित समिति के सुझाव पर 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 में भारतीय संविधान के भाग क और 51 क के अंतर्गत शामिल किया गया था। सरदार स्वर्ण सिंह समिति के नेतृत्व में जो गठित समिति के सुझाव पर 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जो भारतीय संविधान के भाग क और 51 क के अंतर्गत शामिल किया गया था। किसको? मूल कर्तव्य को। क्लियर? प्रारंभ में 10 मूल कर्तव्य थे, बाद में 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 11वें मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था। तो मूल कर्तव्य आपका स्वर्ण सिंह समिति के नेतृत्व में 1976, याद रखिएगा, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मूल कर्तव्य को सरदार स्वर्ण सिंह समिति के नेतृत्व में गठित किया गया था और ये आपका भाग 4 क और 51 क के अंतर्गत शामिल किया गया। और पहले 10 मूल कर्तव्य थे, बाद में 86वां संविधान संशोधन 2002 जो आया उसमें 11वें मूल कर्तव्य को भी जोड़ दिया गया। भारत में मूल कर्तव्य को भूतपूर्व सोवियत संघ के संविधान से अपनाया गया था। कहाँ से? सोवियत संघ के। नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन संविधान के भाग 4, नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन जो है वो भारत के संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 के तक किया गया है। क्लियर? चलिए, तो आज हमने 10 क्वेश्चन कर लिया बिहार दरोगा का। बाकी मैं कोशिश करूंगा कि आपकी जो मैथ और रीजनिंग की क्लासेस हैं उसको भी कंटिन्यू करूं, और जो बच्चे इंग्लिश में बोल रहे थे मैं उसके लिए भी कोशिश कर रहा हूं। जैसा होगा मैं आपको अपडेट दूंगा इंग्लिश में क्लासेस के लिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं अपने नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।